नमस्कार। एडुझा में आपका स्वागत है। 1917 में बिहार के एक छोटे से जिले में ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी। यह आंदोलन न शहरों में था, न हथियारों के साथ, बल्कि किसानों के साथ और किसानों के लिए था। यह था चंपारण सत्याग्रह। यहीं से महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया। इस वीडियो में हम समझेंगे तीन प्रथा क्या थी, किसानों की समस्या क्या थी और कैसे गांधी ने अहिंसक तरीके से ब्रिटिश शासन को झुकने पे मजबूर कर दिया। अगर आप गांधी के आंदोलनों को समझकर याद करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की जहां से सब कुछ बदल गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह की। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये वो घटना थी जिसने मोहनदास गांधी को महात्मा बना दिया और भारत को दिया सत्याग्रह का हथियार। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं परत दर परत। सोचिए, साल है 1917। गांधी जी को साउथ अफ्रीका से लौटे हुए 2 साल हो गए हैं। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि वो अब क्या करेंगे। और तब उन्होंने अपना पहला बड़ा कदम उठाया। कहाँ? किसी बड़े शहर में? नहीं। किसी फैक्ट्री के मजदूरों के लिए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने चुना बिहार का एक छोटा सा इलाका चंपारण और मुद्दा उठाया वहां के किसानों का। बस यहीं से गांधी जी की राजनीति एक विचार से निकलकर एक जबरदस्त आंदोलन बन गई। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को कैसे कवर करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि चंपारण की असल समस्या क्या थी। फिर तिनकठिया प्रथा के शोषण को डिटेल में जानेंगे। इसके बाद गांधी जी के आगमन और सत्याग्रह की कहानी पर आएंगे। फिर देखेंगे कि जाट समिति का क्या नतीजा निकला, इस सत्याग्रह का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, और आखिर में एग्जाम्स के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं वो भी देखेंगे, कुछ मजेदार ट्रिक्स के साथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल है 1917, जगह है बिहार का चंपारण जिला। यहाँ के किसान यूरोपीय बागान मालिकों के हाथों बुरी तरह से पिस रहे थे और इस पूरे शोषण की जो जड़ थी वो थी नील की खेती। अब यहाँ पर आती है एक बहुत ही काम की ट्रिक। एग्जाम में अक्सर साल और मुद्दा कंफ्यूज कर देते हैं, है ना? तो 1917 को याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस नंबर को 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए, 19 और 17। तो ट्रिक क्या बनी? 19 नील, 17 शोषण। 19 से याद रहेगा नील की खेती और 17 से शोषण। है ना आसान? अब ये साल और समस्या कभी नहीं भूलेंगे। तो चंपारण की जो समस्या थी ना, उसके एकदम केंद्र में थी तिनकठिया प्रथा। अब ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह सिर्फ खेती का एक सिस्टम नहीं था, बल्कि ये किसानों को लूटने का एक पूरा चक्रव्यूह था। चलिए समझते हैं ये था क्या और काम कैसे करता था। देखिए, तिनकठिया का मतलब बहुत सीधा है। 3 कठिया। बिहार में जमीन को बीघे में नापा जाता है और 1 बीघे में होते हैं 20 कठिया। तो इस प्रथा के तहत हर किसान को अपने हर बीघे में से 3 कठिया हिस्से पर, यानी अपनी टोटल जमीन के 3/20 भाग पर जबरदस्ती नील उगाना पड़ता था। और मजे की बात यह कि जमीन का कौन सा हिस्सा होगा ये भी बागान मालिक ही तय करते थे, और वो हिस्सा हमेशा खेत का सबसे उपजाऊ हिस्सा होता था। अब शोषण सिर्फ एक तरह का नहीं था, बल्कि ये मल्टी लेवल था। हुआ यूं कि जर्मनी में सिंथेटिक डाई मतलब बनावटी रंग बन गया। इससे बाजार में नील की डिमांड एकदम से गिर गई। अब बागान मालिकों को होने लगा घाटा। तो उन्होंने अपना घाटा पूरा करने के लिए क्या किया? किसानों पर लगान बढ़ा दिया। जो किसान इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना चाहते थे, उनसे तवान यानी कॉम्पेंसेशन के नाम पर भारी भरकम रकम वसूली गई। और तो और किसानों पर 40 से भी ज्यादा तरह के इल्लीगल टैक्स लगा दिए गए, जिन्हें अबवाब कहा जाता था। यहां पर एक सुपर ट्रिक है जो आपको इस पूरे सिस्टम का निचोड़ 1 सेकंड में समझा देगी। तिनकठिया मतलब 3/20। और इस इक्वेशन का रिजल्ट क्या था? किसान का 0 मुनाफा। बस ये एक लाइन आपको इस प्रथा का पूरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट याद दिला देगी। तो जब जुल्म और नाइंसाफी की सारी हदें पार हो गईं, तब चंपारण की कहानी में एक नायक की एंट्री हुई, महात्मा गांधी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे गांधी तक चंपारण की ये आवाज आखिर पहुंची कैसे? इसके पीछे असल में 2 लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। पहले थे राजकुमार शुक्ल, चंपारण के एक बहुत ही जिद्दी किसान, जिन्होंने ठान लिया था कि वो गांधी जी को चंपारण लाकर ही रहेंगे, और इसके लिए उन्होंने महीनों तक गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। और दूसरे थे पीर मोहम्मद मुनिस, एक बिल्कुल निडर पत्रकार। मुनिस अपने अखबार प्रताप में चंपारण के किसानों का दर्द लगातार छाप रहे थे
और उन्होंने इस लोकल मुद्दे को एक नेशनल इशू बना दिया था। और पीर मोहम्मद मुनिस की कलम में कितनी ताकत थी, इसका अंदाजा आप ब्रिटिश पुलिस की इस खुफिया रिपोर्ट से लगाइए। अंग्रेज उन्हें क्या कहते थे? एक खतरनाक और उपद्रवी पत्रकार, और उनके लेखों को संदिग्ध साहित्य। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि यही वो आदमी है जिसने गांधी को चंपारण आने के लिए भड़काया। सोचिए, एक पत्रकार की कलम उस दौर में तोप से भी ज्यादा भारी पड़ रही थी। तो अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंच गए। उनके पहुंचते ही अंग्रेज प्रशासन में खलबली मच गई और उन्होंने धारा 144 लगाकर उन्हें तुरंत जिला छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। पर गांधी जी ने वो आदेश मानने से साफ मना कर दिया और कहा, मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। भारत की जमीन पर यह गांधी का पहला सविनय अवज्ञा था। किसानों का इतना बड़ा हुजूम गांधी जी के पीछे खड़ा देखकर सरकार घबरा गई और उसे अपना मुकदमा वापस लेना पड़ा। तो इस पूरी घटना को याद रखने का एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है। चंपारण गांधी का भारत में पहला आंदोलन था, यहीं पर उनकी पहली गिरफ्तारी हुई और यहीं उन्हें अपनी पहली बड़ी जीत भी मिली। तो क्या याद रखना है? पहला आंदोलन, पहली गिरफ्तारी, पहली जीत। सिंपल। मुकदमा वापस लेने के बाद गांधी जी अपने असली काम पर लग गए। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी जैसे देश के बड़े बड़े वकीलों और नेताओं को साथ लिया और किसानों की शिकायतों को एक एक सबूत के साथ दर्ज करना शुरू कर दिया। जरा ये नंबर देखिए, 8000। गांधी और उनकी टीम ने गांव-गांव जाकर करीब 8000 किसानों के बयान रिकॉर्ड किए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये बागान मालिकों के जुल्म के खिलाफ एक ऐसा मजबूत सबूतों का पहाड़ था जिसे झुटलाना नामुमकिन था। अब किसानों के इतने भारी दबाव के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा और एक जांच समिति बनानी पड़ी। इस पूरी प्रोसेस को हम सीसीसी मॉडल से याद रख सकते हैं। पहला सी है चंपारण, जो आंदोलन का केंद्र था। दूसरा सी है कमिटी, जिसमें गांधी जी को भी मेंबर बनाया गया। और तीसरा सी है चेंज, यानी वो बदलाव जो चंपारण कृषि अधिनियम 1918 के रूप में सामने आया। इस कमिटी की सिफारिश पर तिनकठिया प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, बागान मालिकों को ये ऑर्डर दिया गया कि उन्होंने किसानों से जो भी पैसा इल्लीगल तरीके से वसूला था उसका 25% हिस्सा उन्हें वापस करना होगा। यह 25% का आंकड़ा एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। देखिए, चंपारण में जो हुआ वो सिर्फ कुछ किसानों की जीत नहीं थी। इस एक अकेले आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी डायरेक्शन ही बदल कर रख दी। चलिए इसके लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंस को समझते हैं। सबसे पहली बात, ये भारत में गांधी के सत्याग्रह का पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। इसने ये साबित कर दिया कि बिना हथियार उठाए भी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। इसी आंदोलन ने देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी और इसने आज़ादी की लड़ाई को पढ़े लिखे अमीर लोगों के ड्राइंग रूम से निकालकर गांव के आम किसान के दरवाजे तक पहुंचा दिया। और हाँ, पहली बार किसानों के मुद्दों को नेशनल लेवल पर पहचान मिली। अगर पूरे चंपारण सत्याग्रह को बस एक लाइन में सम अप करना हो तो ये इक्वेशन याद रखिए। चंपारण मतलब किसानों का मुद्दा प्लस सत्याग्रह का तरीका और रिजल्ट में मिली सफलता। ये फॉर्मूला इस आंदोलन का पूरा सार है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो की फैक्ट्स जो कंपेटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। और ये है हमारी मास्टर ट्रिक, CNB17। C से चंपारण, N से नील, B से बिहार और 17 से 1917। इस एक छोटे से एक्रोनिम से आपको जगह, मुद्दा, राज्य और साल सब कुछ एक साथ याद रहेगा। CNB17, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। आखिर में बस एक सवाल पे जरूर सोचिएगा, चंपारण जैसे एक छोटे अनजान से जिले में मिली ये एक जीत आखिर कैसे पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नक्शा बदलने वाली थी? शायद इसलिए क्योंकि इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया था कि जब आम लोग एक साथ बिना डरे अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी उनके सामने झुकना पड़ता है। अगर चंपारण सत्याग्रह की ये कहानी आपको अच्छे से समझ आई हो तो एडुझा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।